हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम लोग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जो कि बीकॉम पार्ट 2 के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से रिलेटेड है, अब तक हम उस पर 3 वीडियो बना चुके हैं। एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आ जाता है। कुछ नए फॉर्मूले हैं उसके लिए जो कि मैंने फॉर्मूले आपके सामने नोट कर रखे हैं। चलिए पहले फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला बनता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो जिसको हिंदी में कहते हैं स्कंद आवर्त अनुपात। मैं बाइलिंगुअल इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी के होते हैं, कुछ इंग्लिश के लिए होते हैं, इसलिए मैं दोनों के लिए चल रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में भी सीख सकते हैं। तो फॉर्मूला आता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हिंदी में कहते हैं बिके हुए माल की लागत, और एवरेज स्टॉक होता है औसत लागत, औसत स्कंद। ठीक है, एवरेज स्टॉक। अब कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक दिया होता है, लेकिन 99% ये आपको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज अगर ये दे दिया जाएगा एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो एग्जामिनर इतना ईजी क्वेश्चन नहीं रखता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले होते हैं कुछ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है, अगर शुद्ध बिक्री में से सकल लाभ को घटा दिया जाए तो बिके हुए माल की लागत आ जाएगी। अब नेट सेल का भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जी हाँ, अगर सेल्स में से अगर आप सेल रिटर्न को हटा देंगे तो जो आपको मिलेगा वो नेट सेल कहलाएगी। ठीक, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? अगर ये दो एलिमेंट दिए गए हैं तो इस फॉर्मूले से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। जिस प्रकार आपने नेट सेल को निकाला था उसी प्रकार आप नेट परचेज को निकालेंगे। नेट परचेज का फॉर्मूला होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बात ये आती है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्रॉय, ये सारे ऐसे खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, वो आपके ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने सीखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको मिल गया। अब एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक प्रारंभिक रहती है और अंतिम रहती है, अगर जोड़ कर आधा कर दिया जाए तो हमारा औसत स्कंद कहलाता है, एवरेज स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बनता है स्टॉक पीरियड, स्कंद आवर्त। स्कंद आवर्त अवधि कहते हैं जिसे। स्टॉक पीरियड का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 365 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसको कुछ बुकों में डेज इन अ ईयर के नाम से भी जाना जाता है। डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, बिकॉज एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो वही मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है 365 अपॉन एसटीआर। एसटीआर मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो। क्लियर है? अब ये मंथ बेसिस पे भी निकल सकता है, डेज बेसिस पे भी निकल सकता है। अगर आपने निकाला है मंथ बेसिस पर और बुक में दिया है डेज बेसिस पर, आप निकाला है डेज बेसिस पर और बुक में दिया है मंथ बेसिस पर, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं होता कि आपको मंथ बेस पर निकालना है या डेज के बेस पर निकालना है। आप जिस पर निकाल रहे हैं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है डेज इन अ ईयर विच इज 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, या फिर मंथ इन अ ईयर 12 होते हैं डिवाइड बाय एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये तो थे इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या है? निम्न सूचनाओं से प्रत्येक वर्ष के लिए स्कंद आवर्त की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर ईच ईयर। आपके पास 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है, 1998 की, 1999 की। देखिए, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1998 वाले को। उसमें ओपनिंग स्टॉक है 80,000 का, परचेज है 5,10,000 की, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपए, मतलब सेल दे रखी है इस साल की 6 लाख रुपए।
क्लोजिंग स्टॉक है 1,30,000। आपको इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक पीरियड पूछा नहीं है, बट मैं निकलवाऊंगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 1998 के लिए हमें फाइंड आउट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए क्या हमारे पास नेट सेल है? यहाँ पर सेल है। अब सेल रिटर्न तो है नहीं इसमें, तो मैं मानूंगा सेल रिटर्न क्या होगी? 0। तो जो मेरी सेल होगी वो उसी को मुझे नेट सेल मानना पड़ेगा, जो कि कितनी है? 6 लाख रुपीज़। अब इसमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब कौन सा लगेगा? ये वाला। चलिए देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 80,000 प्लस परचेज, बिकॉज परचेज रिटर्न नहीं है तो यही मेरी नेट परचेज हो जाएगी 5,10,000 प्लस फिर आता है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कोई भी एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लगाऊंगा? नहीं है तो छोड़ दो, ठीक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000। आप इस पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे, 80 प्लस 5,10,000 इक्वल्स टू होता है 5,90,000। 5,90,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी 4,60,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल चुका है। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना था? देखिए मैंने यहाँ लिखा है 80। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,30,000। आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा है। तो 80 प्लस 1,30,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1,05,000। ये दोनों एलिमेंट हमको मिल चुके हैं। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए अपने फॉर्मूले पुट कर लीजिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि 4,60,000 रुपये है, ठीक है, और एवरेज स्टॉक जो कि 1,05,000 है, मैंने लिख दिया। 4,60,000 में 1,05,000 का आप डिवाइड लगाएंगे, आंसर आएगा 4.38 अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ले सकते हैं, या फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, तीसरी वाली डिजिट को ध्यान रखकर। अगर 5 है तो एक बढ़ा लीजिएगा, 7 की जगह 8 कर लीजिएगा, और 5 से कम है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये परसेंटेज में नहीं आता, ये टाइम्स में आता है। स्कंद आवर्त अनुपात है, समय के आधार पर आप निकाल रहे हैं तो उसे हमेशा समय में कैलकुलेट करते हैं, टाइम में, ठीक है। ये तो हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब बात करते हैं स्टॉक पीरियड की। स्टॉक पीरियड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 365/STR या फिर 12/STR। तो मैंने डेज के बिहाफ पर निकाला है 365, आई मीन डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय STR, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो ये आएगा 83.33। अब बिकॉज ये डेज में है, डेज कभी फ्रैक्शन में नहीं आते, आधा दिन, चौथाई दिन, 1/4 दिन, ऐसा नहीं आता। तो आपको पॉइंट के बाद देखनी है डिजिट। 0.33 है, जो कि 50 पैसे से या 0.50 से कम है, तो वही दशमलव वाला रूल लगाइए। अगर दशमलव के बाद 50 से कम है तो इग्नोर मार दीजिए, 50 है या 50 से ज़्यादा है, 0.50 है या 0.50 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा दीजिए। यहाँ पर है 83.33, 33 आपका 0.50 से कम है तो मुझे इसको इग्नोर मार दूंगा। तो डेज आएंगे आपके 83 डेज। इसका मतलब जो आपका स्कंद है पूरे वर्ष के आधार पर कम से कम 83 दिन चल जाता है, 83 डेज। क्लियर है? अब नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट जो भी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक 1998 और एक 1999 का। 1998 वाला मैंने सॉल्व कर दिया था, 1999 आपके लिए होमवर्क है, तो वो आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका फिर सोल्यूशन आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है? मितव्ययी आदेश मात्रा, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। आदेशों की संख्या, आई मीन नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। पुनः आदेश बिंदु और सुरक्षा संचिति, री ऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी स्टॉक। देखिए 4 चीज़ें निकालनी है इसमें, जिसमें से 2 तो आपको पता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर, एक वर्ष में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या। अब 2 चीज़ें नहीं आ गई, पुनः आदेश बिंदु और सुरक्षा स्टॉक, सुरक्षा संचिति। अब होता क्या है, मतलब समझ लीजिए, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, पुनः आदेश बिंदु मतलब कितनी क्वांटिटी रह जाए फर्म में उसके बाद ऑर्डर दिया जाए। जैसे कि सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 10 टन माल है,
तो 10 टन पूरा बिक जाए तब ऑर्डर दूं, हो सकता है मैं 10 टन पूरा खत्म हो जाए तब ऑर्डर दूं, माल आने से पहले ही मेरा कस्टमर आ जाए तो मुझे फिर उसको सेल मेरी होगी नहीं, मेरी सेल खराब हो जाएगी इससे। तो इसलिए कितना मैं अपने पास रोक लूं, तो जैसे कि 10 टन मेरे पास माल है, अगर 8 टन बिक गया तो 2 टन बचा, 2 टन पे ही ऑर्डर प्लेस कर दूं मैं, तो ये होता है सुरक्षा स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। ठीक, पुनः आदेश बिंदु भी इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। पुनः आदेश बिंदु का मतलब होता है री ऑर्डर पॉइंट, दोबारा से आदेश किस समय अवधि के बाद दिया जाए, क्वांटिटी के आधार पर वह पुनः आदेश बिंदु कहलाता है। चलिए सबसे पहले इनके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बिना फॉर्मूले के इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसलिए फॉर्मूलों को याद करना ही पड़ेगा आपको। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 पॉइंट पूछे गए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर, पुनः आदेश बिंदु और सुरक्षा संचिति, जिसमें से 2 के फॉर्मूले तो आपको पता है। पहला आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और एक नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर, ये आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। 2 × R × CO अपॉन CH। 2 R मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, CO मतलब आदेश लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH मतलब वहन लागत, होल्डिंग कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर CH प्रतिशत में दी गई हो तो उसकी गणना सदैव क्रय मूल्य पर करते हैं, मतलब परचेस प्राइस पर करते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन ईयर का फॉर्मूला होता है R अपॉन EOQ, मतलब वार्षिक मांग अपॉन मितव्ययी आदेश मात्रा। ये 2 फॉर्मूले हम हर बार डिस्कस कर चुके हैं। नए फॉर्मूले हैं आपके रीऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी स्टॉक। देखिए रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला होता है EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आधा कर दिया जाए और उसमें सेफ्टी स्टॉक को जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है रीऑर्डर पॉइंट। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमको रीऑर्डर पॉइंट निकालना है तो रीऑर्डर पॉइंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि बिना इसके फॉर्मूला सॉल्व नहीं होगा। तो सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है R अपॉन 12, मतलब 1 महीने का स्टॉक कंपनी हमेशा अपने पास रखकर चलती है। ये क्वेश्चन में भी दिया गया है और ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला भी यही है, R अपॉन 12। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, जरा मैं क्वेश्चन को भी पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले एनुअल डिमांड दे रखी है आपको 36,000 यूनिट, मतलब वो R है, वार्षिक मांग। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 1 रुपीज़, आपको 1 रुपये उसकी लागत दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, स्टोरेज कॉस्ट है 5%। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल और स्टोरेज कॉस्ट ये दोनों ही आपकी वहन लागत हैं, होल्डिंग कॉस्ट है, केयरिंग कॉस्ट है। क्यों, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी माल मंगाएंगे तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आप कहीं ना कहीं से बोरो करेंगे, बोरो करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी कनेक्ट किससे, होल्डिंग कॉस्ट है। और स्टोरेज कॉस्ट, तो स्टोरेज कॉस्ट होती है, वहन लागत होती है। तो देखा जाए ओवरऑल इसकी जो CH है इस क्वेश्चन में वो 15 + 5 = 20% है, लेकिन है तो प्रतिशत में ही। अब मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बोला था कि अगर CH प्रतिशत में दी जाए तो किस पर चार्ज करते हैं, परचेस प्राइस पर। परचेस प्राइस थी 1 रुपया, 1 रुपये का 20% होता है 20 पैसा। तो ये आ गई आपकी CH, ध्यान रखिएगा। लीड टाइम 1/2 मंथ, सेफ्टी स्टॉक 1 मंथ कंजम्पशन, कारखाने में काम, वर्क इन अ फैक्ट्री 360 डेज, मतलब कारखाना 360 दिन काम करता है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में जितने एलिमेंट दिए गए सारे काम के हों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट यही गलती होती है हर बार, क्योंकि बच्चा ये समझता है कि अगर कुछ क्वेश्चन में दिया गया है तो कुछ का कुछ कर देता है, वो कुछ ना कुछ तो होगा भाई क्वेश्चन का। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे एलिमेंट आपको दिए गए तो सबको कुछ ना कुछ आप तोड़ मरोड़ के आंसर निकाल दें। जो आपके काम का है वो यूज़ करिए बस। चलिए, तो पहले उसने पूछा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2 × R × CO अपॉन CH। ठीक है, तो 2 का 2 ले लिया। R था हमारे पास, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए 36,000 R है, CO है 25 और CH हमने निकाली थी 20 पैसा। आप इन चारों का मल्टीप्लाई कर, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके अगर 0.20 का डिवाइड लगा देंगे और उसके बाद जो आंसर आए उसका आप अंडर रूट खोल देंगे तो आपकी आ जाएगी 3000 यूनिट। मैं आपको हर बार बताता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कभी भी रुपीज़ में नहीं आती, बिकॉज वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमेशा वॉल्यूम में निकलेगी, चाहे वो केजी हो, लीटर हो, मिलीलीटर हो, टन्स हो, कुछ भी हो, क्वांटिटी में निकलेगी। नंबर, अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, R अपॉन EOQ। R था आपके पास 36,000, EOQ आपने निकाला 3000,
तो 36,000 अपॉन 3,000 मतलब 12 ऑर्डर। आप एक साल में 12 बार माल मंगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है री ऑर्डर पॉइंट, ROP। री ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। आपने EOQ कितना निकाला, 3,000, तो 3,000 मतलब EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये जब तक नहीं निकल सकता जब तक सेफ्टी स्टॉक ना निकले, तो पहले सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है, ये रहा R अपॉन 12। R कितना था, 36,000 अपॉन 12। और इस क्वेश्चन में दिया भी है 1 मंथ कंजम्पशन, मतलब एक महीने में जितने माल की जरूरत हो। एक वर्ष में कितने माल की जरूरत है, 36,000, डिवाइड बाय 12 लगा दो, एक महीने का कंजम्पशन आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी है इसका और इस क्वेश्चन में बताया भी है, आपकी उसने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है। तो 36,000 अपॉन 12 बराबर 3,000, ये आपका आ गया सेफ्टी स्टॉक। ये एक इत्तेफाक वाली बात है कि आपका EOQ और सेफ्टी स्टॉक इक्वल आया है, ये जरूरी नहीं हर बार आए, ठीक है। तो अब रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, 3,000 अपॉन 2 1500 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 4500 यूनिट। ये भी आपकी यूनिट में आता है, रीऑर्डर पॉइंट सेफ्टी स्टॉक भी यूनिट में आता है, EOQ भी यूनिट में आता है, बस कॉस्ट आती है रुपीज़ में, ठीक। तो ये था आपका मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का आज का लास्ट टॉपिक। 4 वीडियो में हमने पूरा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी अगर एक भी वीडियो को मिस किया है तो आपका बहुत लॉस होगा इस चैप्टर के लिए। तो मैं आपको प्रिस्क्राइब यही करूंगा कि आप चारों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोग हमसे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।